आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का जो चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स या ऊष्मागतिकी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे जब ईंधन जैसे मीथेन गैस, रसोई गैस, कोयला आदि को हवा में जलाते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अणुओं में संग्रहित रासायनिक ऊर्जा जो है वो ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है। जब एक इंजन में ईंधन जलता है तब रासायनिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा के रूप में कार्य करती है और गैल्वेनी सेल जो शुष्क सेल होता है विद्युत ऊर्जा प्रदान करता है। इस प्रकार से ऊर्जा के विभिन्न रूप विशेष परिस्थितियों में एक दूसरे से परस्पर संबंधित होकर एक दूसरे से दूसरे रूप में बदले जा सकते हैं। तो इन ऊर्जा रूपांतरों का अध्ययन ही ऊष्मागतिकी का विषय वस्तु है। तो ऊष्मागतिकी जो है वो एनर्जी के एक रूप से दूसरे रूप के अंदर में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उससे संबंधित है। ठीक है, तो ऊष्मागतिकी की यहाँ से आपको परिभाषा मिल जाती है और ऊष्मागतिकी के नियम जो है वो स्थूल निकायों जिनमें बहुत ज़्यादा अणु होते हैं उससे संबंधित होती है, न कि सूक्ष्म निकायों में के लिए जिनमें बहुत कम अणु होते हैं। तो ये स्थूल निकायों पर के लिए ऊष्मागतिकी है जो उससे संबंधित है। ऊष्मागतिकी इस बात से संबंधित नहीं है कि परिवर्तन कैसे और किस दर से क्रियान्वित हुआ है। यह परिवर्तनकारी निकाय का प्रारंभिक और अंतिम अवस्था से ही जो है वो थर्मोडायनेमिक्स से संबंधित होती है। जो इनिशियल स्टेज है और जो फाइनल स्टेज है बस उससे संबंधित है। परिवर्तन कैसे हुआ और कितनी रफ्तार से हुआ उससे थर्मोडायनेमिक्स से संबंधित नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स के नियम तभी लागू होते हैं जब निकाय साम्यावस्था में होता है या एक साम्यावस्था से दूसरी साम्यावस्था में जाता है। किसी निकाय के स्थूल गुण जैसे ताप और दाब साम्यावस्था में समय के साथ परिवर्तित नहीं होते। इस इकाई में हम ऊष्मागतिकी के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर भी देने के प्रयास करेंगे। जैसे एक रासायनिक अभिक्रिया में हम ऊर्जा परिवर्तन कैसे निर्धारित करते हैं, ये परिवर्तन होगा या नहीं। एक रासायनिक अभिक्रिया कैसे प्रेरित होती है, रासायनिक अभिक्रिया किस सीमा तक चलती है। तो ये सारी चीज़ें वो इस इकाई के अंदर में इस चैप्टर के अंदर में हम समझेंगे। फिर आते हैं थर्मोडायनेमिक्स के कुछ टेक्निकल वर्ड्स, कुछ तकनीकी शब्द जिनकी सहायता से हमको थर्मोडायनेमिक्स है वो समझने में और पढ़ने पढ़ाने में आसानी होती है। तो पहला है निकाय और परिवेश। तो ऊष्मागतिकी में निकाय का अर्थ तो होता है ब्रह्मांड का वह भाग जिसमें प्रेक्षण किए जाते हैं और जिसका शेष भाग है वो परिवेश कहलाता है। तो परिवेश में निकाय को छोड़कर सब कुछ सम्मिलित कर लिया जाता है। निकाय और परिवेश दोनों मिलकर के ब्रह्मांड बनाते हैं। तो ये सिंपल से आपको समझ होनी चाहिए कि निकाय और परिवेश मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। निकाय से अतिरिक्त संपूर्ण ब्रह्मांड निकाय में होने वाले परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होता। इसलिए प्रायोगिक कार्यों के लिए ब्रह्मांड का वही भाग जो निकाय से अंतरक्रिया करता है परिवेश के रूप में लिया जाता है। एक तो होता है सिस्टम और एक होता है सराउंडिंग। सामान्यतः समष्टि का वह क्षेत्र जो निकाय के आसपास है परिवेश के अंतर्गत लिया जाता है। अब यहाँ पर देखो एक बीकर है जिसके अंदर जो है वो तो है निकाय और उसके बाहर का जो कुछ भी है वो सारा का सारा परिवेश सराउंडिंग है। एक बीकर में उपस्थित दो पदार्थ ए बी की क्रिया का अध्ययन कर रहे हो तो बीकर निकाय हो जाएगा और कमरा जिसमें बीकर है परिवेश का कार्य करेगा। तो बीकर के अलावा जो कुछ भी ब्रह्मांड में है वो सब परिवेश कहलाता है। ध्यान रखें कि निकाय भौतिक सीमाओं जैसे बीकर या परख नली से परिभाषित किया जा सकता है या समष्टि में एक निश्चित आयतन के जो कार्तीय निर्देशांक या कार्टेशियन कोऑर्डिनेशन के समुच्चय से परिभाषित किया जा सकता है। यह आवश्यक है कि निकाय को वास्तविक या काल्पनिक सीमा के द्वारा परिवेश से पृथक करने का सोचा जाए तो पृथक किया जा सके, चाहे वो वास्तविक हो चाहे वो काल्पनिक हो। वह दीवार जो निकाय और परिवेश को पृथक करते उसको परिसीमा या बाउंड्री कहा जाता है। परिसीमा द्वारा हम निकाय के अंदर और बाहर द्रव्य और ऊर्जा के संचरण को नियंत्रित या प्रेक्षित कर सकते हैं। तो निकाय और परिवेश को जो बांटता है, जो दोनों के बीच में पाया जाता है उसको परिसीमा कहते हैं या बाउंड्री कहा जा सकता है।
फिर आता है निकाय के प्रकार। तो निकाय के प्रकार द्रव्य और ऊर्जा के संचरण के आधार पर 3 प्रकार से हैं। पहला है खुला निकाय, ओपन सिस्टम। तो ऐसे खुले निकाय में ऊर्जा और द्रव्य मैटर है, दोनों का निकाय परिवेश के मध्य एक्सचेंज हो सकता है। जैसे एक खुले में कोई बीकर को रख दिया जाए तो उसमें ऊर्जा और द्रव्य दोनों का आदान प्रदान हो सकता है, ओपन सिस्टम। फिर होता है क्लोज्ड सिस्टम या बंद निकाय। बंद निकाय में निकाय और परिवेश के मध्य द्रव्य का विनिमय तो संभव नहीं है, परंतु ऊर्जा का विनिमय संभव हो सकता है। तो एक बंद अभिकारक जो है वो बंद बीकर में लिए जाए तो द्रव्य का आदान प्रदान नहीं होगा, ऊर्जा का आदान प्रदान हो सकता है। फिर आता है विलगित निकाय, आइसोलेटेड निकाय। तो इसके अंदर में न तो द्रव्य का और न ही ऊर्जा का आदान प्रदान होगा। तो एक थर्मस फ्लास्क के अंदर में अभिकर्मक को लिया जाए तो वो एक विलगित या आइसोलेटेड निकाय का प्रकार कहलाता है। तो यहाँ पर डायग्राम भी दे रखा आपको। खुला निकाय में द्रव्य और एनर्जी दोनों का आदान प्रदान हो सकता है। बंद निकाय के अंदर में द्रव्य का आदान प्रदान तो नहीं हो सकता सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, बट एनर्जी का आदान प्रदान हो सकता है। और तीसरा है जो आइसोलेटेड है, इसके अंदर में नहीं तो द्रव्य और न ही ऊर्जा का आदान प्रदान निकाय और परिवेश के बीच में हो सकता है। तो ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो किसी भी थर्मोडायनेमिक्स को समझने के अंदर में जरूरी होती है।